हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों हमारे इस क्लास में क्या चल रहा था, इतिहास के जानने के स्रोत, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि 4 हैं और पहला और दूसरा हो गया था। आज हमारा तीसरा है क्या कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। बच्चों इसको 2 वीडियो में ना करके हमने एक ही वीडियो में पढ़ाने की कोशिश की है। आपका जो तीसरा और चौथा है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये दोनों आज हम एक ही वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। और बच्चों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इससे आप ही को फायदा होगा। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि चलिए देखते हैं हम लोग। हमने पहले आपका 2 हो गया था, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और आज हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से प्राप्त होने वाली जानकारी। इससे विदेशी यात्रियों से प्राप्त होने वाली जानकारी, तो इसके अंतर्गत आपका पहला आ जाता है बच्चों, यूनानी एवं रोमन लेखक। कौन? यूनानी एवं रोमन लेखक। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका आ जाता है टेसियस। कौन? टेसियस। ये ईरान का राजवैद्य था। टेसियस क्या था? ईरान का राजवैद्य था और भारत के संदर्भ में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। क्या है? कि भारत के संदर्भ में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। क्या है? आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। अब आपका आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस आया, जिसको हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि इसी के बारे में इतिहास का जनक है। और देखिए वो फिर हेरोडोटस क्या था कि इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक किसमें? हिस्टोरिका, हमने आपको अपने पहले वीडियो में पढ़ाया है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, कौन सी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। भारत और फारस के संबंध में वर्णन किया है। तो समझ में आया बच्चों यहाँ तक? हेरोडोटस। उसके बाद आपका आता है डायमेकस। कौन? डायमेकस। यह बिंदुसार की राज दरबार में आया था। क्वेश्चन बनता है कि डायमेकस जो है किसके राज दरबार में आया था? किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और इसने क्या किया कि यह सीरियल नरेश अंत्योकस का राजदूत था। यह मौर्य युग से संबंधित था, अर्थात इन्होंने मतलब इसके डायमेकस जो है मौर्य युग के बारे में या मौर्य युग से संबंधित था। तो ये आपका यूनानी एवं रोमन लेखक के अंतर्गत है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आपका अगला आता है आपका डायनोसियस। डायनोसियस। कौन? डायनोसियस। डायनोसियस के बारे में बच्चों, डायनोसियस यह अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। और यह मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। इसका डायनोसियस। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किसके दरबार में आया था, बस इतना ही बनता है, बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं होगा। और अब आपका मोस्ट कौन है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज आपका बहुत मोस्ट है। ये इसके बारे में देखते हैं कि मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। पूछता है क्वेश्चन में कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। और ये किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और
इसने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्य विज्ञान समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा था। कौन सी पुस्तक? बड़ी फेमस पुस्तक है इसकी, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। अब देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज भारत के बारे में क्या लिखा है या उसका वर्णन कैसे किया है। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज अपने भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों का वर्णन किया जो उसे आश्चर्यजनक लगती थी। क्या लगती थी? आश्चर्यजनक लगती थी। कि मेगास्थनीज अपने भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों का वर्णन किया जो उसे आश्चर्यजनक लगती थी, जैसे बरगद का, गन्ना का, शहद का, कई चीज़ों का वर्णन किया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो वर्णन करके बताया है, यहाँ पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं जिसकी छाया में 400 लोग बैठ सकते हैं। क्या? यहाँ पर पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं जिसकी छाया में 400 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग? 400 लोग बैठ सकते हैं, अर्थात बरगद। वो बरगद वृक्ष के बारे में वो कहता है कि भारत में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें जो हैं तने से उगती हैं और जिसकी छाया में 400 लोग बैठ सकते हैं, जैसे बरगद। अब आगे आइए देखते हैं कि आगे वो क्या लिखता है। आगे देखिए, आगे वो कहता है कि यहाँ मधुमक्खियाँ के बिना शहद मिलता है। मतलब यहाँ मधुमक्खियों के बिना शहद मिलता है। किसके बारे में? गन्ना। गन्ने के बारे में कहा, गन्ना मीठा होता है, कि यहाँ मधुमक्खियों के बिना ही शहद मिलता है। तो ये गन्ने के बारे में बताया है। उसके बाद पेड़ों से ऊन उगते हैं। कपास के बारे में उसने वर्णन किया कि पेड़ों से ऊन उगते हैं। फिर आपका चौथा आता है कि तोता के बारे में कहता है कि पक्षी मनुष्य की तरह बोलते हैं। पक्षी मनुष्य की तरह बोलते हैं। ये मेगास्थनीज की दृष्टि से था, दृष्टि से। फिर आगे लिखता है कि लोग सभ्य थे, वह अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे या ताला नहीं लगते थे। तो ये तो सही बात है बच्चों कि प्राचीन काल में हमारी भारतीय संस्कृति में इतना विश्वास रहता था लोगों के ऊपर कि कोई अपने घर में ताला लगाता नहीं था। ये अब तो बहुत बदल चुका है। तो ये क्या हुआ? लोग सभ्य थे। वो भारतीयों को क्या बताया? कि सभ्य बताया। और वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे या ताला नहीं लगते थे उनके घरों में। ये क्या? फिर अगला कहता है कि वह अपनी कही बातों का पालन करते थे। क्या कहते थे? वह अपनी कही बातों का पालन करते थे, कि मतलब वो जो कहते थे उसका वो पालन करते थे। आपका एक है, चलिए, करते थे। और वह झूठी गवाही नहीं देते थे। अगला क्या लिख रहा है? कि वह झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल चांदी सोने के बने थे। किसके बने थे? चांदी सोने के बने थे। फिर उसके बाद कहता है कि तक्षशिला से पाटिलपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष और जगह जगह कुएं थे। तो मेगास्थनीज जो है ये जो है भारतीय संस्कृति या भारत के संदर्भ में लिखा था और बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर आपका आता है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला आपका देखते हैं चीनी लेखक। पहले हमने क्या आपको बताया? यूनानी एवं रोमन लेखक। अब आपका जो है चीनी लेखक आ जाता है। कौन आ जाता है? चीनी लेखक। चीनी लेखक के अंतर्गत आपका आता है फाहियान। बच्चों पूछा जाता है कि फाहियान जो है किसके काल में या किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। किसके? मध्य प्रदेश के। फिर उसके बाद आपका आता है वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के। यह भारत में 15 वर्षों तक
ठहर कर 645 ईस्वी में या ईसा पूर्व में चीन लौट गया। इसका भ्रमण वृत्तांत शी युकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का वर्णन मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। किसके बारे में? हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। बच्चों, आपका फाहियान वेनसांग बहुत मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि ये किसके काल में आए थे, किसके राज दरबार में आए थे। ये चीनी लेखक के अंतर्गत आपका हो गया। अगले पेज पे हम देखते हैं, आपका फिर आता है इत्सिंग। कौन? इत्सिंग। यह 17वीं शताब्दी के अंत में आया था। कब आया था? 17वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, किसके? नालंदा विश्वविद्यालय, ये देखते हैं कौन आया था? इत्सिंग आया था। यह 17वीं शताब्दी के अंत में आया था और इसने अपने विवरण में क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया था। तो ये आपके चीनी लेखक के अंतर्गत आ गए थे। यूनानी एवं रोमन लेखक, फिर चीनी लेखक। अब आता है आपका अरबी लेखक। कौन आता है? अरबी लेखक। इसमें आपका पहला आ जाता है अल-बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ। मोस्ट है। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद, भारत की खोज है। किसकी पूछता है कि किसकी पुस्तक है? तो ये अल-बरूनी की है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो ये आपका अरबी लेखक हो गया। तो बच्चों, अगले पेज पे हम देखते हैं, अगले पेज पे आपके तारानाथ आते हैं। देखिए, तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। कौन सा लेखक था? तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तंग्यूर ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ पूछा जाता है किसकी रचना है? तो तारानाथ की रचना है। किसकी रचना है? तारानाथ की रचना है। और इसमें क्या है? ग्रंथ की रचना की थी जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आपका आ जाता है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। किसमें? 13वीं शताब्दी के अंत के भारत आया था। और इसमें है किसके विवरण में भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक पर प्रकाश डाला, बल्कि तिथियों की क्रमबद्धता पर भी प्रकाश डाला है। क्या बच्चों, एक बार ध्यान दीजिएगा कि इसके विवरण में भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा पर प्रकाश डाला गया, बल्कि तिथियों की क्रमबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया। पूछा जाता है कि तिथियों की क्रमबद्धता पर प्रकाश किसने डाला? तो मार्को पोलो ने डाला था। अब अगले पेज पे देखते हैं हम, आपका आ जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी कौन कौन से है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो बच्चों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत आपको जो है 3 मिल जाएंगे। आपका पहला अभिलेख हो जाएगा, दूसरा आपका मुद्रा हो जाएगा, तीसरा आपका स्मारक हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं अभिलेख।
तो बच्चों पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभिलेख, कोई मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया कि अभिलेख किसे कहते हैं, कोई पूछ लिया कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख अधिकतर आपका स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं, शिलालेखों पर खुदे हुए मिलते हैं। ये आपका अभिलेख हो गया। और अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्थर एवं धातु। हमने अभी अभी आपको बताया कि अभिलेख का अर्थ क्या? पत्थर या अथवा धातु से, धातु जैसी, वो पत्थर अथवा धातु के ही बने होते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन, क्या? सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन। बच्चों हमने आपको इतिहास में शुरुआती में बताया था कि आपका जो थ्यूसिडाइडस ने इतिहास के बारे में, वो विश्वसनीयता पर ही जो है विशेष बल दिया था। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन अभिलेखों को माना जाता है। मतलब यहाँ से हमको अच्छी जानकारी, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। अब इसमें आप बच्चों ध्यान दीजिए, हमने अभी अभी आपको बताया कि अभिलेख अधिकतर दीवारों, स्तंभों और मुद्राओं, शिलाओं, बीसी प्रतिमाओं पे ही मतलब आपका होता है। तो इसमें देखिए कि यह अभिलेख शिलाओं तथा स्तंभों पर लिखे गए हैं। किस पर लिखे गए हैं? शिलाओं तथा स्तंभों पर लिखे गए हैं। इसमें अशोक के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। किसके? अशोक के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। और यह राजाज्ञाओं तथा घोषणाओं के रूप में पाए जाते हैं। किसमें? राजाज्ञा, राजा की आज्ञा और उनकी घोषणाओं के, मतलब उनकी घोषणाएं क्या थी, वो सब मिलता है। और यह खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब हम अगले पेज पे आते हैं। आपका दूसरा आता है अशोक के बाद के अभिलेख। पहले हमने क्या बताया कि अशोक के पहले का अभिलेख, दूसरा आपका अशोक के बाद के अभिलेख। ये इसमें क्या आता है बच्चों? देखिए कि इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आपका सरकारी अभिलेख, सरकारी अभिलेख और गैर सरकारी लेख। सरकारी लेख और गैर सरकारी लेख। इसमें क्या है बच्चों कि सरकारी लेख में आप ध्यान दीजिए कि यह प्रशस्तियों तथा भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। प्रशस्तियों तथा भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें राज कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? सम्राटों की प्रशंसा की गई है। और गैर सरकारी लेख में क्या है कि इसकी संख्या सरकारी लेखों से अधिक है। किससे? सरकारी लेखों से अधिक है। इसमें क्या है बच्चों? इसमें जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। किस पर? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब अगले पेज पर हम देखते हैं। अगला आपका आ जाता है मुद्रा। पहले हमने क्या कहा कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो पहला आपका अभिलेख हो गया, अब दूसरा आपका मुद्रा आ जाता है। तो मुद्रा, हम अगर उस तरह से पूछे बच्चों कि मुद्रा किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ ले कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो मुद्रा वो चीज़ होती है कि जिसके द्वारा हम वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदते या बेचते हैं। लेकिन प्राचीन काल में कुछ और है, अभी इसका अर्थ यही होता है। अब देखते हैं हम मुद्रा। मुद्रा आपका, इसमें आपका आ जाता है पहला आपका प्राचीन मुद्राएं,
इसमें आपका पहला आ जाता है प्राचीन मुद्राएं। प्राचीन मुद्राएं क्या? प्राचीन मुद्राएं कैसे होती थी? प्रायः यह चित्रों और चिन्हों पर आधारित होते थे। किस पर? चित्रों एवं चिन्हों पर आधारित होते थे। और ये सोने चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? सोने चांदी के बने होते थे। और इनका संबंध जो है धर्म और कला से होता था। किससे होता था? धर्म और कला से होता था। और राजतंत्र से इसका कोई संबंध नहीं रहता था। ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन मुद्राएं जो है चित्रों एवं चिन्हों पर आधारित होती थी और धर्म कला से संबंधित होती थी, सोने चांदी की बनी होती थी। प्राचीन सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? आहत सिक्के। आहत सिक्के का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि जिसको पीट पीट कर बनाया जाए। क्या? पीट पीट कर बनाया जाता था, उसी को आहत सिक्के कहते हैं, इसलिए इसको आहत सिक्का कहा गया। आहत सिक्कों को ही साहित्य में क्या कहा गया? कारसारपण। पूछा गया है ये क्वेश्चन। आहत सिक्कों को साहित्य में कारसारपण कहा गया है। ये आपकी प्राचीन मुद्राएं हो गई हैं। क्वेश्चन आता है कि मुद्राओं से जानकारी, मुद्राओं का वर्णन कीजिए। तो आपका पहला आपका हो जाता है प्राचीन मुद्राएं। और अब आपका आ जाता है यूनानियों की मुद्राएं। इसकी यूनानियों की मुद्राएं। दूसरा आपका यूनानियों की मुद्राओं से लगभग 30 यूनानी सम्राटों और सामग्रियों, मतलब जो उनकी रानी, उनकी जानकारी या परिचय मिलता है। सम्राटों और सामग्रियों मतलब उनकी रानी, उनका जो है जानकारी मिलती है। कला की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, कला की दृष्टि से इसका महत्व अधिक था। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? प्राचीन मुद्राओं के बारे में पढ़ा, यूनानियों की मुद्रा में। अब अगला आता है आपका, अगले पेज पे देख लीजिए। अगले पेज पे आपका आता है सेथियन तथा, ये पर्शियन नहीं है, पार्शियन मुद्राएं होंगी। ये आपका बच्चों सेथियन तथा पर्शियन मुद्राएं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या आता है मुद्रा। इसमें आता है आपका यूनानी, शक एवं पर्शियन के इतिहास का ज्ञान हमें इन मुद्राओं से प्राप्त होता है। किन मुद्राओं? सीथियन तथा पर्शियन मुद्राओं से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? यूनानी, शक एवं पर्शियन के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर आपका आता है भारतीय राजाओं की मुद्राएं। भारतीय राजाओं की मुद्राएं, ये आपका यहाँ देखिए। भारतीय राजाओं की मुद्राओं से हमको क्या मिलता है? भारतीय राजाओं की मुद्राओं से हमें लोकतंत्रात्मक एवं नृपतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार के राज्यों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों यहाँ तक हमने मुद्राओं के बारे में पढ़ा। अब आपका एक छूटता है स्मारक। क्या छूटता है? स्मारक। आप ऐसे सुन लीजिए, अगर कोई, अब जैसे हमने आपको बताया कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो अभिलेख के बारे में हमने बताया। अगर कोई पूछ लिया कि स्मारक किसे कहते हैं, तो बच्चों किसी की स्मृति पर बनाई गई इमारत को जो है हम स्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी की स्मृति में जो इमारतें बनती हैं उसी को हम स्मारक कहते हैं। और इसमें क्या है बच्चों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो इसके अंतर्गत 2-3 पॉइंट है, जैसे सारनाथ का स्तंभ हो गया, झांसी जिले के देवगढ़ के पत्थर के मंदिर हो गए, कानपुर जिले के भीतरी गांव के ईंट के मंदिर हो गए, और उसके बाद आपका जो है अजंता, हाँ अजंता की गुफाओं की चित्रकारी हो गया। और ये वहाँ पे नालंदा में आपका गौतम बुद्ध की जो है तांबे की मूर्ति, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, स्मारक के अंतर्गत। बहुत दूसरा से नहीं है। तो आपका ये हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या आपका आया, हमने क्या पढ़ा? पहला अभिलेख, दूसरा मुद्रा, तीसरा आपका स्मारक। और एक बचता है बच्चों पांडुलिपि। पांडुलिपि बहुत मोस्ट है, पूछा जाता है भी। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? जिसका अर्थ है होना। क्या होता है? होना। और पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों
ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले वृक्ष भोर्ज की छाल से भोर्ज की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पूछ लेता है कि पांडुलिपि आपका क्या है, तो इसको एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है होना। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले वृक्ष भुर्ज की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। तो पूछ लेता है कि भुर्ज किसे कहते हैं, तो आप इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि भुर्ज एक प्रकार की छाल होती थी जो कहाँ पाए जाते थे, कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय उसमें पाया जाता था। तो बच्चों हमने आज यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ इतिहास के जानने के स्रोत। धन्यवाद। अगला वीडियो।